हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कृष्ण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी कोशिका झिल्ली से परिवहन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था निष्क्रिय परिवहन। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन में हमने पढ़ा था कि निष्क्रिय परिवहन क्या होता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन होता है और इस परिवहन में किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, जबकि सक्रिय परिवहन इसके विपरीत होता है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत अर्थात पदार्थ की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन होता है और इस परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है। इसी को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। सक्रिय परिवहन में पदार्थ के अणुओं या आयनों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है तथा ऊर्जा या एटीपी का उपयोग होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत अर्थात पदार्थ के अणुओं या अणुओं की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन होता है। सक्रिय परिवहन दो युक्तियों के द्वारा होता है। एक बार हम इसे कोशिका झिल्ली में समझते हैं। आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना में। ये हमारी कोई कोशिका झिल्ली है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। इस झिल्ली में क्या होता है कि इस झिल्ली में कुछ वाहक प्रोटीन होते हैं, इनको बोलते हैं वाहक प्रोटीन। इन वाहक प्रोटीनों का काम होता है पदार्थों का परिवहन करवाना। एक होता है सुसाध्य विसरण और एक होता है सक्रिय परिवहन। सुसाध्य विसरण में वाहक प्रोटीन क्या कार्य करते हैं, पदार्थ की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन करवाते हैं। वो प्रोटीन वाहक प्रोटीन होते हैं। दूसरे कुछ वाहक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो पदार्थ की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन करवाते हैं, वो भी वाहक प्रोटीन होते हैं। तो वाहक प्रोटीन दो प्रकार का परिवहन करवाते हैं, सक्रिय परिवहन भी और निष्क्रिय परिवहन भी। निष्क्रिय परिवहन में सुसाध्य परिवहन किनके द्वारा होता है, वाहक प्रोटीन के द्वारा होता है, और सक्रिय परिवहन भी वाहक प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अंतर दोनों में इतना है, सक्रिय परिवहन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा, जबकि निष्क्रिय परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो सक्रिय परिवहन दो युक्तियों द्वारा होता है। पहली युक्ति है वाहकों के द्वारा। वाहक कण कोशिका झिल्ली के आंतरिक प्रोटीन होते हैं। ये कुछ पदार्थों का परिवहन तो सुसाध्य विसरण से उनकी सांद्रता प्रवणता के अनुसार करवाते हैं, जबकि कुछ पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत एटीपी खर्च करके करवाते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम का परिवहन। बात वही है कि जो आंतरिक प्रोटीन है या वाहक प्रोटीन है वो कुछ पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार करवाते हैं, वो होता है सुसाध्य विसरण। जबकि सांद्रता प्रवणता के विपरीत करवाते हैं तो उसमें एटीपी खर्च होता है और ये होता है वाहकों के द्वारा सक्रिय परिवहन। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम का परिवहन। दूसरा होता है द्वार युक्त छिद्रों द्वारा। हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र दो प्रकार के होते हैं, कुछ छिद्र तो द्वार रहित होते हैं जबकि कुछ छिद्रों पर द्वार पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर अनेक छिद्र होते हैं जिनमें से कुछ छिद्र द्वार युक्त होते हैं जबकि कुछ छिद्र द्वार रहित होते हैं। द्वार रहित छिद्र पदार्थों का परिवहन सरल विसरण की क्रिया द्वारा सांद्रता प्रवणता के अनुसार करवाते हैं। अर्थात द्वार रहित जो छिद्र हैं वह पदार्थों का परिवहन सरल विसरण की क्रिया द्वारा कराते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सरल विसरण की क्रिया होती है वह उन छिद्रों के द्वारा होती है जिनमें द्वार नहीं होते हैं, जबकि द्वार युक्त छिद्र सामान्यतः बंद रहते हैं। इन छिद्रों के द्वार वोल्टेज गेटिंग पद्धति अथवा रासायनिक गेटिंग पद्धति द्वारा खुलते व बंद होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम आयन चैनल। ये क्या है, वोल्टेज गेटिंग पद्धति और रासायनिक गेटिंग पद्धति। वोल्टेज गेटिंग पद्धति ऐसी होती है कि इसमें कोशिका झिल्ली के दोनों ओर रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है।
या रासायनिक विद्युत ऊर्जा प्रवणता उत्पन्न होती है। एक और चार्ज ज़्यादा होता है, दूसरी ओर चार्ज कम होता है, उसके द्वारा कोशिका झिल्ली के जो छिद्र हैं उनके द्वार खुल जाते हैं और परिवहन होता है पदार्थ का। अब देखते हैं हम सक्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सक्रिय परिवहन और द्वितीयक सक्रिय परिवहन। प्राथमिक सक्रिय परिवहन ऊर्जा या एटीपी या फिर विद्युत ऊर्जा से सीधा संबंध रखता है। प्राथमिक परिवहन है वह रासायनिक ऊर्जा एटीपी या विद्युत ऊर्जा से सीधा संबंध रखता है और इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम का परिवहन और इसी को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम का परिवहन। हम जानते हैं कि प्राणी कोशिकाओं में सोडियम आयन की सांद्रता कोशिका के भीतर कम व बाहर अधिक होती है, यानी कि जितनी भी प्राणी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में सोडियम आयन की सांद्रता कोशिका के बाहर अधिक होती है जबकि कोशिका के अंदर कम होती है। इसी प्रकार पोटेशियम आयन की सांद्रता कोशिका के भीतर अधिक व बाहर कम होती है, अर्थात दोनों की सांद्रता उल्टी होती है। सोडियम आयन की सांद्रता कोशिका के बाहर अधिक होती है जबकि पोटेशियम आयन की सांद्रता कोशिका के भीतर अधिक होती है। और यह हमारा क्या है, सक्रिय सोडियम पोटेशियम का परिवहन सक्रिय परिवहन की विधि से होता है। तो सोडियम आयन की सांद्रता कम किधर की ओर है, कोशिका के अंदर की ओर सांद्रता कम है, तो सोडियम आयन का परिवहन कोशिका के अंदर से बाहर की ओर यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा। जबकि पोटेशियम आयन की सांद्रता कहाँ अधिक है, पोटेशियम आयन की सांद्रता कोशिका के अंदर अधिक है जबकि कोशिका के बाहर कम है। तो पोटेशियम आयन का परिवहन कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर होगा सक्रिय परिवहन की विधि द्वारा। सामान्य परिस्थितियों में होता है क्या है कि इनकी प्रवणता हमें पता है कि कोशिका के अंदर सोडियम आयन की सांद्रता कम है जबकि बाहर अधिक है, लेकिन तो इनका सामान्य विसरण हो जाना चाहिए, लेकिन सामान्य विसरण नहीं होता क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सामान्य परिस्थितियों में इनके लिए अपारगम्य होती है। सामान्य परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन इनके लिए अपारगम्य होती है जिससे इनका आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा नहीं होता है। इनके परिवहन हेतु सेल मेम्ब्रेन पर वाहक प्रोटीन सोडियम पोटेशियम एटीपीएज उपस्थित होती है, अर्थात इनके सक्रिय परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार की वाहक प्रोटीन उपस्थित होती है। इस वाहक प्रोटीन को सोडियम पोटेशियम एटीपीएज प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन क्या करती है, यह प्रोटीन इनका सांद्रता प्रवणता के विपरीत परिवहन करवाती है। अब देखते हैं जो ये वाहक प्रोटीन है, ये वाहक प्रोटीन कौन सी है, हमारी सोडियम पोटेशियम वाहक प्रोटीन है। उस वाहक प्रोटीन पर सोडियम व पोटेशियम के लिए कुछ निश्चित स्थल या बंधन साइट उपस्थित होती हैं। आइए देखते हैं चित्र में। ये हमारी एक कोशिका झिल्ली की संरचना है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और ये एक हमारी वाहक प्रोटीन है। ये हमारी है सोडियम पोटेशियम वाहक प्रोटीन, यह हमारी है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज वाहक प्रोटीन, एटीपीएज वाहक प्रोटीन। इस वाहक प्रोटीन में सोडियम आयन के लिए एक साथ 3 बंधन स्थल उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें 3 सोडियम आयन एक साथ जुड़ सकते हैं। तो एटीपीएज वाहक प्रोटीन पर सोडियम आयन के लिए 3 बंधन साइट उपस्थित होती हैं जबकि पोटेशियम आयन के लिए 2 बंधन साइट उपस्थित होती हैं, यानी कि एक एटीपीएज अणु एक बार में 3 सोडियम आयन का परिवहन करता है जबकि 2 पोटेशियम आयन का परिवहन करता है। देखते हैं इस चीज़ को और आगे। इस वाहक प्रोटीन पर सोडियम आयन हेतु 3 जबकि पोटेशियम आयन हेतु 2 बंधन साइट उपस्थित होती हैं जो कि हमने अभी देखी थी। अब समझते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होता है, 3 सोडियम आयन एक एटीपी अणु वाहक प्रोटीन सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पर अपने लिए उपस्थित विशिष्ट स्थलों पर संलग्न हो जाते हैं। विशिष्ट स्थल क्या है, इनके लिए जो बंधन साइट उपस्थित हैं वो इनके विशिष्ट स्थल हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि 3 सोडियम आयन व एक एटीपी का अणु एटीपीएज एंजाइम से जुड़ जाता है, विशिष्ट बंधन स्थलों पर जुड़ जाते हैं।
एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी अणु का जल अपघटन होता है, परिणाम स्वरूप एडीपी व फॉस्फेट बनते हैं। एटीपीएज एंजाइम से जुड़ जाने के कारण एटीपी का हो जाता है जल अपघटन। एटीपी के जल अपघटन होने से एडीपी व फॉस्फेट का निर्माण होता है। फॉस्फेट एटीपीएज के साथ जुड़ जाता है, वह एडीपी निर्मुक्त होकर एडीपी एटीपी चक्र में चली जाती है। इतनी क्रियाविधि को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि कोशिका के अंदर की ओर सोडियम आयन की सांद्रता कम है, यहाँ पर एटीपी उपस्थित होती हैं। सबसे पहले होता यह है कि सोडियम के 3 आयन अपनी बंधन साइट से जुड़ जाते हैं। सोडियम के 3 आयन अपनी अपनी बंधन साइट से जुड़ जाते हैं, वह इन्हीं के साथ में एक एटीपी भी इस एटीपीएज एंजाइम से जुड़ जाती है। जैसे ही एटीपी इस एटीपीएज एंजाइम से जुड़ती है तो एटीपीएज एंजाइम की वजह से एटीपी का हो जाता है जल अपघटन। क्या होता है? एटीपी है हमारी, उसका हो जाता है जल अपघटन। अब एटीपी के जल अपघटन होने से 2 चीज़ बनती हैं, एक तो बनती है एडीपी और एक बनता है फॉस्फेट। यानी कि एटीपी के जल अपघटन से 2 चीज़ बन रही हैं, एडीपी व एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ से होता यह है कि हमारी जो एटीपी है, एडीपी है, एडीपी यहाँ से निकलकर एडीपी इससे निर्मुक्त हो जाती है। इस एटीपीएज प्रोटीन से एडीपी हमारी निर्मुक्त हो जाती है, यानी कि इसमें से ये निकल गए। एडीपीएज हमारी निर्मुक्त हो जाती है और सिर्फ एक फॉस्फेट जुड़ा रह जाता है, और यहाँ पर जुड़ा रह जाता है हमारा सिर्फ एक फॉस्फेट। ये निर्मुक्त हो जाती हैं और एक फॉस्फेट हमारा जुड़ा रह जाता है। और जो एडीपी होती है वो एडीपी यहाँ से निकल के एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं एडीपी एटीपी चक्र। अतः यहाँ से निकला एडीपी एटीपी चक्र में चला जाता है, जबकि निकला हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज वाहक प्रोटीन है उसके साथ जुड़ा रह जाता है। इसके साथ जुड़े रहने से इसका हो जाता है फॉस्फोरिलीकरण। किसी भी चीज़ से फॉस्फोरस का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉस्फोरिलीकरण। इससे वाहक प्रोटीन से हमारा फॉस्फेट जुड़ गया है, तो इससे इसका हो गया क्या? फॉस्फोरिलीकरण। अब इसके फॉस्फोरिलीकरण के समय इससे 3 हमारे सोडियम आयन जुड़े हुए थे और इसका हो गया फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण होने से इसकी संरूपीय संरचना में कुछ परिवर्तन आते हैं, यानी कि इसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। और संरचना कैसी हो जाती है, आइए देखते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इसकी संरचना संरूपीय संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाता है, और जो सोडियम आयन है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। सोडियम आयन यहाँ से निर्मुक्त होते हैं इसकी संरूपीय संरचना में परिवर्तन होने के कारण। तीनों की तीनों सोडियम आयन यहाँ पर कोशिका से बाहर निर्मुक्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार सोडियम आयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही सोडियम बाहर निकलते हैं तो इसमें जुड़ा हुआ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ने लग जाते हैं यहाँ पर पोटेशियम आयन।
सोडियम आयन बाहर निकल गए और बाहर पोटेशियम आयन की सांद्रता कम है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से इस पर जुड़ने लग जाते हैं। जैसे ही इस पर पोटेशियम आयन जुड़ते हैं तो इससे फॉस्फेट अलग हो जाता है। जैसे ही इससे पोटेशियम आयन जुड़ते हैं, इससे फॉस्फेट अलग हो जाता है और फॉस्फेट के अलग होने को ही हम बोलते हैं विफॉस्फोरिलीकरण। जैसे ही इसका विफॉस्फोरिलीकरण होता है, यह अपनी वास्तविक पुनः संरूपीय संरचना में आ जाते हैं और यह उल्टी ही अपनी वास्तविक संरचना में आ जाती है। जैसे ही यह अपनी वास्तविक संरचना में आती है तो इससे जैसे ही यह अपनी वास्तविक संरचना में आती है तो इससे पोटेशियम और सोडियम आयन निर्मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पोटेशियम आयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहनित कर दिए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि सोडियम अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गए, इसी प्रकार पोटेशियम अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आए। ये हुआ इनका सक्रिय परिवहन। इसको एक बार और पढ़ते हैं। क्रियाविधि: 3 सोडियम आयन एक एटीपी अणुवाहक प्रोटीन सोडियम पोटेशियम एटीपीज पर अपने लिए उपस्थित विशिष्ट स्थलों पर संलग्न हो जाते हैं। एटीपीज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी अणु का होता है जल अपघटन, परिणाम स्वरूप एडीपी वे क्या बनते हैं? फॉस्फेट बनते हैं। फॉस्फेट एटीपीज के साथ जुड़ जाता है, फॉस्फेट एटीपी के साथ जुड़ जाता है, जबकि एडीपी निर्मुक्त होकर एडीपी एटीपी चक्र में चली जाती है, जिनको हमने डायग्राम में समझा था। इसके बाद क्या होता है? फॉस्फेट के एटीपीज के साथ जुड़ने से एटीपीज का हो जाता है फॉस्फोरिलीकरण। अर्थात क्या हुआ? जैसे ही फॉस्फेट एटीपीज के साथ जुड़ा, इसको बोल दिया हमने फॉस्फोरिलीकरण। जैसे कि ये इसके साथ जुड़ा, इसको बोल दिया फॉस्फोरिलीकरण। एक फॉस्फेट के एटीपीज के साथ जुड़ने से ही एटीपीज का फॉस्फोरिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप इस वाहक एटीपीज में संरूपीय परिवर्तन हो जाते हैं। संरूपीय परिवर्तन का मतलब है इनकी संरचना में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। संरूपीय परिवर्तन हो जाते हैं जिससे सोडियम आयन कोशिका के बाहर मुक्त होते हैं, क्योंकि इसका द्वार इधर की ओर खुला हुआ है। संरूपीय परिवर्तन की वजह से ये इधर की ओर खुलता है, जिससे सोडियम आयन इससे निर्मुक्त हो जाते हैं। संरूपीय जिससे सोडियम आयन कोशिका से बाहर मुक्त हो जाते हैं। इस क्रिया के उपरांत 2 पोटेशियम वाहक से संलग्न होते हैं। 2 पोटेशियम आयन इस वाहक से संलग्न होते हैं। 2 पोटेशियम आयन के इससे संलग्न होते ही एटीपीज का हो जाता है विफॉस्फोरिलीकरण। विफॉस्फोरिलीकरण मतलब इससे फॉस्फेट जो हमारा जुड़ा हुआ था वो अलग होने लगता है। जैसे ही इससे फॉस्फेट अलग होने लगता है, फॉस्फेट मुक्त हो जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप वाहक अपनी पूर्ण वास्तविक संरूपी स्थिति में जाता है, यानी कि वाहक की जो स्थिति संरचना पहले थी वो उसी संरचना में वापस आ जाता है, जिससे कोशिका के भीतर 2 पोटेशियम आयन स्थानांतरित होकर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा सक्रिय परिवहन कम होता है। कौन सा सक्रिय परिवहन? प्राथमिक सक्रिय परिवहन। दूसरा होता है द्वितीयक सक्रिय परिवहन। द्वितीयक सक्रिय परिवहन का एग्जाम्पल है ग्लूकोज का परिवहन। अब देखेंगे हम ग्लूकोज का परिवहन। दूसरा है हमारा द्वितीयक सक्रिय परिवहन। द्वितीयक सक्रिय परिवहन। द्वितीयक सक्रिय परिवहन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो प्राथमिक सक्रिय परिवहन के समान ही होता है। हम देखते हैं कि इसका एक बार देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल होता है आंतरिक उपकलाओं में ग्लूकोज का परिवहन। ग्लूकोज का परिवहन। अब इसको पढ़ेंगे हम अगली या नेक्स्ट क्लास में।
यानी कि इसमें से ये निकल गए। ADPase हमारी निर्मुक्त हो जाती है और सिर्फ एक फॉस्फेट जुड़ा रह जाता है, और यहाँ पर जुड़ा रह जाता है हमारा सिर्फ एक फॉस्फेट। ये निर्मुक्त हो जाती हैं और एक फॉस्फेट हमारा जुड़ा रह जाता है। और जो ADP होती है वो ADP यहाँ से निकल के ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं ADP ATP चक्र। अतः यहाँ से निकला ADP ATP चक्र में चला जाता है, जबकि निकला हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे जो सोडियम पोटेशियम ATPase वाहक प्रोटीन है उसके साथ जुड़ा रह जाता है। इसके साथ जुड़े रहने से इसका हो जाता है फॉस्फोरिलीकरण। किसी भी चीज़ से फॉस्फोरस का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉस्फोरिलीकरण। इससे वाहक प्रोटीन से हमारा फॉस्फेट जुड़ गया है, तो इससे इसका हो गया क्या? फॉस्फोरिलीकरण। अब इसके फॉस्फोरिलीकरण के समय इससे 3 हमारे सोडियम आयन जुड़े हुए थे और इसका हो गया फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण होने से इसकी संरूपीय संरचना में कुछ परिवर्तन आते हैं, यानी कि इसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। और संरचना कैसी हो जाती है आइए देखते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इसकी संरचना संरूपी संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाता है, और जो सोडियम आयन है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। सोडियम आयन यहाँ से निर्मुक्त होते हैं इसकी संरूपी संरचना में परिवर्तन होने के कारण। तीनों की तीनों सोडियम आयन यहाँ पर कोशिका से बाहर निर्मुक्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार सोडियम आयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही सोडियम बाहर निकलते हैं तो इसमें जुड़ा हुआ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ने लग जाते हैं यहाँ पर पोटेशियम आयन। सोडियम आयन बाहर निकल गए और बाहर पोटेशियम आयन की सांद्रता कम है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से इस पर जुड़ने लग जाते हैं। जैसे ही इस पर पोटेशियम आयन जुड़ते हैं तो इससे फॉस्फेट अलग हो जाता है। जैसे ही इससे पोटेशियम आयन जुड़ते हैं इससे फॉस्फेट अलग हो जाता है, और फॉस्फेट के अलग होने को ही हम बोलते हैं विफॉस्फोरिलीकरण। जैसे ही इसका विफॉस्फोरिलीकरण होता है यह अपनी वास्तविक पुनः संरूपीय संरचना में आ जाते हैं, और यह उल्टी ही अपनी वास्तविक संरचना में आ जाती है। जैसे ही यह अपनी वास्तविक संरचना में आती है तो इससे पोटेशियम और सोडियम आयन निर्मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पोटेशियम आयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहनित कर दिए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि सोडियम अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गए, इसी प्रकार पोटेशियम अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आए। ये हुआ इनका सक्रिय परिवहन। इसको एक बार और पढ़ते हैं। क्रियाविधि: 3 सोडियम आयन 1 ATP अणुवाहक प्रोटीन सोडियम पोटेशियम ATPase पर अपने लिए उपस्थित विशिष्ट स्थलों पर संलग्न हो जाते हैं। ATPase एंजाइम की उपस्थिति में ATP अणु का होता है जल अपघटन, परिणाम स्वरूप ADP वे क्या बनते हैं? फॉस्फेट बनते हैं। फॉस्फेट ATPase के साथ जुड़ जाता है, जबकि ADP निर्मुक्त होकर ADP ATP चक्र में चली जाती है, जिनको हमने डायग्राम में समझा था। इसके बाद क्या होता है? फॉस्फेट के ATPase के साथ जुड़ने से ATPase का हो जाता है फॉस्फोरिलीकरण। अर्थात क्या हुआ? जैसे ही फॉस्फेट ATPase के साथ जुड़ा इसको बोल दिया हमने फॉस्फोरिलीकरण। जैसे कि ये इसके साथ जुड़ा इसको बोल दिया फॉस्फोरिलीकरण।
एक फॉस्फेट के एटीपीएच के साथ जुड़ने से ही एटीपीएच का फॉस्फोरिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप इस वाहक एटीपीएच में संरूपीय परिवर्तन हो जाते हैं। संरूपीय परिवर्तन का मतलब है इनकी संरचना में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। संरूपीय परिवर्तन हो जाते हैं जिससे सोडियम आयन कोशिका के बाहर मुक्त होते हैं, क्योंकि इसका द्वार इधर की ओर खुला हुआ है। संरूपीय परिवर्तन की वजह से ये इधर की ओर खुलता है, जिससे सोडियम आयन इससे निर्मुक्त हो जाते हैं। संरूपीय जिससे सोडियम आयन कोशिका से बाहर मुक्त हो जाते हैं। इस क्रिया के उपरांत 2 पोटेशियम वाहक से संलग्न होते हैं। 2 पोटेशियम आयन इस वाहक से संलग्न होते हैं। 2 पोटेशियम आयन के इससे संलग्न होते ही एटीपीएच का हो जाता है विफॉस्फोरिलीकरण। विफॉस्फोरिलीकरण मतलब इससे फॉस्फेट जो हमारा जुड़ा हुआ था वो अलग होने लगता है। जैसे ही इससे फॉस्फेट अलग होने लगता है, फॉस्फेट मुक्त हो जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप वाहक अपनी पूर्ण वास्तविक संरूपीय स्थिति में जाता है, यानी कि वाहक की जो स्थिति संरचना पहले थी वो उसी संरचना में वापस आ जाता है, जिससे कोशिका के भीतर 2 पोटेशियम आयन स्थानांतरित होकर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा सक्रिय परिवहन कम होता है। कौन सा सक्रिय परिवहन? प्राथमिक सक्रिय परिवहन। दूसरा होता है द्वितीयक सक्रिय परिवहन। द्वितीयक सक्रिय परिवहन का एग्जाम्पल है ग्लूकोज का परिवहन। अब देखेंगे हम ग्लूकोज का परिवहन। दूसरा है हमारा द्वितीयक सक्रिय परिवहन। द्वितीयक सक्रिय परिवहन। द्वितीयक सक्रिय परिवहन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो प्राथमिक सक्रिय परिवहन के समान ही होता है। हम देखते हैं कि इस प्राथमिक इसका एक बार देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल होता है आंतरिक उपकलाओं में ग्लूकोज का परिवहन। ग्लूकोज का परिवहन। अब इसको पढ़ेंगे हम अगली या नेक्स्ट क्लास में।